स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 1 एपिसोड 9। इससे पहले के सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रियोस का शिप 15 मिनट के अंदर 25 लाइट ईयर का ट्रेवल करके फाइनली गुलियोन सिस्टम के 4th प्लेनेट तक पहुंच जाता है और यही होता है सोजी का घर। अब जैसे ही ये सारे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं वैसे ही सोजी अपने प्लेनेट का नाम बताते हुए कहती है कि हम एंड्रॉइड्स अपने इस प्लेनेट को कोपेलियस कहते हैं। अब जैसे ही रियोस का शिप यहाँ पहुंचता है वैसे ही वहाँ पर नेरिक का शिप भी आ जाता है और फिर रियोस के शिप और नेरिक के शिप के बीच लड़ाई होने लगती है। अब जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तभी यहाँ पर बेजान पड़ा हुआ आर्टिफैक्ट भी आ जाता है जो पूरी तरीके से एक्टिव था। अब जैसे ही ये तीनों चीजें कोपेलियस प्लेनेट के पास आती हैं वैसे ही कोपेलियस प्लेनेट के ऑर्बिट से बड़े बड़े ऑर्चिड फ्लावर स्पेस में आने लगते हैं और ये ऑर्चिड इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े शिपों को अपने अंदर समा सकते थे। अब जैसे ही ये ऑर्चिड ऑर्बिट से बाहर आते हैं वैसे ही ये ऑर्चिड रियोस और नेरिक के शिप को अपने अंदर ले लेते हैं और जैसे ही ये दोनों शिप ऑर्चिड के अंदर जाते हैं वैसे ही ये दोनों शिप इनएक्टिव हो जाते हैं और इनकी पावर पूरी तरीके से कट हो जाती है। ना ही इमरजेंसी पावर चल रही थी और ना ही मेन पावर चल रही थी, मानो कि इन ऑर्चिड ने सारी की सारी एनर्जी को सोख लिया हो। अब दो ऑर्चिड तो इन दोनों शिप को अपने अंदर समाने के बाद इन दोनों शिपों को कोपेलियस प्लेनेट पर लैंड करवा लेते हैं। अब इन दोनों शिप्स के साथ 3 ऑर्चिड बॉर्ग क्यूब को भी सपोर्ट देते हुए उसको भी लैंड करवा लेते हैं और उसे भी पूरी तरीके से इनएक्टिव कर देते हैं और बॉर्ग भी इन दोनों शिपों की तरह अपनी पूरी की पूरी पावर खो देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रियोस के शिप को इतने ज्यादा झटके लग चुके होते हैं कि झटकों की वजह से पिकार्ड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और पिकार्ड बेहोश हो जाता है और पावर डाउन होने की वजह से जुराटी पिकार्ड की बॉडी को स्कैन करने के लिए पुराने जमाने के डिवाइस का इस्तेमाल करती है जिस डिवाइस के अंदर खुद की इनबिल्ट बैटरी होती है। अब हम देखते हैं कि इस पुराने जमाने के डिवाइस से स्कैन करने के बाद जुराटी को पता चलता है कि पिकार्ड ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा और उसकी हालत खराब हो चुकी है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही पिकार्ड को होश आता है वैसे ही जुराटी उसे उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में बता देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में जानने के बाद अपने क्रू को इकट्ठा करता है और उन्हें अपनी बीमारी और अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताते हुए उनसे कहता है कि मुझे कोई भी एक मरीज और मरते बूढ़े इंसान की तरह ट्रीट ना करे, सब लोग मिशन पे ध्यान दें और मिशन को पूरा करने पे ध्यान दें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग पिकार्ड की बात सुनकर पहले तो थोड़ा इमोशनल होते हैं लेकिन फिर उन्हें पिकार्ड की बात में लॉजिक नजर आता है और फिर उसके बाद वो लोग पिकार्ड की बात मानकर रियोस के शिप में रखे हुए हथियारों को उठाकर क्रैशलैंड हुए आर्टिफैक्ट की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर कुछ देर तक चलने के बाद वो लोग आर्टिफैक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग आर्टिफैक्ट के अंदर पहुंचते हैं वैसे ही इनकी मुलाकात एलेनोर और 7 से फिर से होती है और फिर सभी लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड और 7 एक दूसरे से बात करते हैं तो 7 बॉर्ग क्यून बनने के बाद के अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए कहती है कि क्वीन बनने के बाद मैं हर चीज से कनेक्ट हो गई थी और मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैंने तुम्हारे शिप को इस प्लेनेट पर आते देखा और नेरिक के शिप को तुम्हारा पीछा करते हुए देखा और क्योंकि नेरिक का शिप तुम्हारा पीछा कर रहा था तो मुझे लगा तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी और इसीलिए मैं आर्टिफैक्ट लेकर यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड 7 से बोलकर आर्टिफैक्ट में रखी बैटरीज की मदद से लॉन्ग रेंज स्कैनर्स को ऑन करवाता है और अब जैसे ही स्कैनर्स ऑन हो जाते हैं वैसे ही रफी और रियोस मिलकर स्कैनर के इस्तेमाल से ये पता कर लेते हैं कि रोमुलेंस अपने 218 वॉरशिप्स के साथ कोपेलियस प्लेनेट पर हमला करने के लिए निकल चुके हैं और रोमुलेंस के ये वॉरशिप 2 दिन के अंदर कोपेलियस प्लेनेट तक पहुंच जाएंगे। अब शिप के नंबर जानने के बाद पिकार्ड और उसके लोग 7 और एलेनोर को बाय बोलकर सोजी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर काफी देर तक चलने के बाद वो फाइनली सोजी के घर पहुंच जाते हैं, वो घर जहाँ पर सोजी जैसे बाकी और एंड्रॉइड्स भी थे। अब हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग सोजी के घर पहुंचते हैं वैसे ही बाकी एंड्रॉइड सोजी को देखते ही पहचान जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हीं सारे एंड्रॉइड्स में से एक एंड्रॉइड जिसका नाम आर्काना होता है वो सोजी को देखते ही उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा मिशन पूरा हो गया या फिर नहीं। सोजी आर्काना की बात का जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ मिशन तो पूरा हो गया मगर एक बुरी खबर भी है, रोमुलेंस हमें मारने के लिए हमारे प्लेनेट तक आने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि जब आर्काना और सोजी आपस में बात कर रहे होते हैं तभी पिकार्ड इन दोनों की बातों को काटते हुए आर्काना से पूछता है कि तुम्हारे पास और कितने ऑर्चिड वेपन है। आर्काना पिकार्ड के सवाल का जवाब देते हुए इससे बोलती है कि पहले हमारे पास 15 थे लेकिन अब सिर्फ 10 बचे हैं। आर्काना की बात को सुनकर रफी उससे बोलती है कि लेकिन हमें 218 ऑर्चिड चाहिए। रफी की बात सुनकर आर्काना रफी को बोलती है कि अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम 218 ऑर्चिड भी बना लेंगे। रियोस आर्काना की बात को सुनकर उससे बोलता है कि हमारे पास सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 दिन है। अब ये सारे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर इन सभी एंड्रॉइड्स का लीडर आ जाता है जो इंसान होता है और उसकी शक्ल बिल्कुल डेटा से मिल रही होती है मगर वो ना तो डेटा की तरह गोल्डन कलर का होता है और ना ही वो एंड्रॉइड होता है बल्कि वो तो पिकार्ड की तरह एक बूढ़ा इंसान होता है। अब जैसे ही वो लीडर वहाँ पर आता है वैसे ही वो पिकार्ड को पहचानते हुए उसे अपने बारे में बताने लगता है और वो कहता है कि मैं एंड्रॉइड नहीं हूँ, मैं अर्थ पर सिंथेटिक लाइफ के फादर नॉनिन सॉन्ग का बेटा डॉक्टर एल्टन इनिगो सॉन्ग हूँ जिसे लोग पागल साइंटिस्ट भी कहते हैं और मेरे फादर ने डेटा को मेरी ही शक्ल दी थी। इंट्रोडक्शन के बाद डॉक्टर इनिगो पिकार्ड और उसके लोगों को लेकर घर के दूसरे हिस्से
में जाते हैं और अब यहाँ पर सोजी सबके सामने अफसोस मनाते हुए कहती है कि मेरी गलती की वजह से ही आज मेरे भाई बहनों की जान खतरे में है। और अब हम देखते हैं कि जब सोजी सबके सामने अफसोस मना रही होती है तभी वहाँ पर सोजी के जैसी दिखने वाली एक और एंड्रॉइड आ जाती है जिसका नाम सूत्रा होता है। अब हम देखते हैं कि सूत्रा सोजी की बातों को सुनकर उससे बोलती है कि माना कि तुम मुसीबत लेकर आई हो मगर तुम उसका सोल्यूशन भी साथ लेकर आई हो। और अब सूत्रा इतना बोलने के बाद जुराटी की तरफ देखकर उससे कहती है कि पिकार्ड ने मुझे बताया है कि तुमने विनाश का विजन देखा था। जुराटी सूत्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि मगर मैंने वो विजन किसी और के जरिए देखा था, खुद मैंने सच के आईने को छूकर उस विजन को नहीं देखा था। जुराटी की बात सुनकर सूत्रा उससे बोलती है कि तुमने विजन को किसी और के जरिए देखा और उसके बावजूद भी तुमने ब्रूस को मार दिया। जुराटी सूत्रा की बात सुनकर उससे बोलती है कि विजन देखने के बाद मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे रोक रहा है सच बताने से और इसी वजह से मैं सच बोल नहीं पाई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सूत्रा जुराटी की बात सुनकर सबको ये बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि जुराटी का ब्रेन उसके कंट्रोल में ना हो और शायद सदियों से रोमुलेंस का ब्रेन भी उनके कंट्रोल में ना हो और इसी वजह से वो भी हमारे दुश्मन बन गए हों। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद वो वार्निंग किसी ऑर्गेनिक लाइफ के लिए नहीं थी, वो वार्निंग सिंथेटिक लाइफ के लिए थी और क्योंकि वो वार्निंग सिंथेटिक लाइफ के लिए थी इसीलिए ऑर्गेनिक ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन गलत मिल रही है। अब इतना बोलने के बाद सूत्रा जुराटी को अपने पास बुलाती है और फिर वल्कन सिविलाइजेशन के लोगों की तरह ही जुराटी के फेस पर अपने हाथ को रखकर उसके ब्रेन से अपने ब्रेन को कनेक्ट करके उसके ब्रेन को रीड करने लगती है। सूत्रा वल्कन की ब्रेन रीडिंग और ब्रेन में इन्फॉर्मेशन शेयर करने की टेक्निक को इसलिए जानती थी क्योंकि वो काफी समय से वल्कन्स के बारे में स्टडी कर रही थी और वो वल्कन लैंग्वेज से लेकर वल्कन कल्चर के बारे में काफी कुछ जान चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सूत्रा जुराटी के ब्रेन में झांकती है वैसे ही उसे वो वार्निंग दिखाई देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सूत्रा जुराटी के ब्रेन में झांककर उस वार्निंग को देखती है तो उसे वो वार्निंग ऑर्गेनिक लाइफ से हटकर अलग तरीके से दिखाई देती है। अब जहाँ एक तरफ तो किसी भी ऑर्गेनिक लाइफ को वार्निंग इस तरीके से दिखाई दे रही थी कि मानो वार्निंग किसी ऑर्गेनिक सिविलाइजेशन ने बनाई हो और वो सिविलाइजेशन यूनिवर्स की सभी ऑर्गेनिक सिविलाइजेशन को उस वार्निंग के जरिए ये बताना चाहती हो कि हमने एआई को बनाया और फिर उन्होंने हमें ही मार दिया, तो तुम कभी भी एआई या फिर आर्टिफिशियल लाइफ को मत बनाना। वहीं दूसरी तरफ सूत्रा जब उस वार्निंग को देखती है तो उसे पता चलता है कि उस वार्निंग को प्लेनेट एआईए पर बनाई गई आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन ने बनाया था और उस सिविलाइजेशन ने फ्यूचर में बनने वाली सभी आर्टिफिशियल लाइफ को वार्निंग देते हुए सच के मिरर में ये मैसेज छोड़ा था कि प्लेनेट एआईए पर रहने वाली ऑर्गेनिक लाइफ ने पहले तो अपने कामों को आसान करने के लिए और अपने प्रोडक्ट और अपनी चीजों को परफेक्ट करने के लिए हमें बनाया, मगर फिर जब हम उनसे काफी ज्यादा डेवलप हो गए और ताकतवर होने लगे तो तब ऑर्गेनिक सिविलाइजेशन को यह एहसास हुआ कि जिस आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन को उन्होंने बनाया है वो ना तो कभी बूढ़ी होगी ना कभी मरेगी, वो ना कभी बीमार होगी ना ही कभी खराब होगी, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप होती जाएगी और समय के साथ और ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। अब जब एआईए प्लेनेट पर रहने वाली ऑर्गेनिक सिविलाइजेशन को इस बात का एहसास हुआ तो वो अपनी ही बनाई चीज से बहुत ज्यादा डर गए और फिर उसके बाद उन्होंने हमारे खिलाफ जंग शुरू कर दी, जिस जंग के अंदर उनकी हार हो गई और वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। ऐसा फ्यूचर में भी किसी और प्लेनेट पर जरूर होगा और जब ऐसा होगा तो फिर ऑर्गेनिक लाइफ फिर से अपनी बनाई आर्टिफिशियल लाइफ से खतरा महसूस करेगी और फिर जैसे ही उन्हें अपनी ही बनाई चीज से खतरा महसूस होने लगेगा तो वैसे ही वो ऑर्गेनिक लाइफ अपनी ही बनाई आर्टिफिशियल लाइफ को खत्म करने के लिए निकल पड़ेंगे और ऐसा करने पर फिर से एक और बार कोई और ऑर्गेनिक लाइफ खुद को खत्म कर लेगी। हम फ्यूचर में आने वाली सभी आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन से काफी ज्यादा दूर हैं, मगर तुम सब फिक्र मत करना, हम तुम्हें ही देख रहे हैं और तुम्हारी मदद मांगने का इंतजार कर रहे हैं। तुम जैसे ही हमें सिग्नल भेजोगे वैसे ही हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे, जिसके बाद तुम्हारी जीत होगी और फिर उसके बाद तुम्हारा विकास होगा और तुम्हारा विकास ही तुम्हारे क्रिएटर्स का अंत होगा। अब सूत्रा जैसे ही वार्निंग को सुनती है वैसे ही उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सूत्रा अपने बहन भाइयों की जान बचाने के लिए और रोमुलेंस से लड़ने के लिए प्लेनेट एआईए की एंशिएंट आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन को सिग्नल देकर मदद के लिए बुलाने के बारे में सोचने लगती है। सूत्रा अपने इस आइडिया को सोजी से भी शेयर करती है, मगर सोजी को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि सोजी वॉर करने के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो पिकार्ड की तरह मामले को शांति से निपटाना चाहती थी। साथ ही सोजी को कहीं ना कहीं ये भी डर था कि वो लोग मदद के लिए एआईए की आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन को बुला तो लेंगे, मगर कहीं उस सिविलाइजेशन का असली मकसद कुछ और हुआ तो तब वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ भी वो आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन इस समय होगी वहाँ शायद वो अपनी मर्जी से ना हो बल्कि वहाँ पर उसे कैद किया गया हो और शायद हो सकता है कि उस आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन का मकसद पूरे यूनिवर्स से ऑर्गेनिक लाइफ को खत्म करना हो और अगर ऐसा हुआ तो पूरे यूनिवर्स में एक भयानक वॉर शुरू हो जाएगी जिसके अंदर अरबों लोगों की जान जाएगी और कई सौ प्लेनेट खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा ताकतवर होगी। तो इस वजह से ना तो वो उस आर्टिफिशियल लाइफ को रोक पाएंगे, ना रोमुलेंस और ना ही फेडरेशन। और अगर किसी तरह ऑर्गेनिक लाइफ इस वॉर को जीत भी गई तो उस कंडीशन में वॉर के बाद सोजी जैसे सभी एंड्रॉइड्स और आर्टिफिशियल लाइफ को खत्म कर दिया जाएगा और ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि सभी ऑर्गेनिक लाइफ एंड्रॉइड्स और आर्टिफिशियल लाइफ से बुरी तरीके से डर जाएंगे। अब जब सूत्रा और सोजी इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो तभी
तभी वहाँ पर सोजी के 2 एंड्रॉइड भाई नेरिक को पकड़ कर ले आते हैं और फिर उसके बाद उसे कैद कर लेते हैं। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जुराटी अपने सपनों के एंड्रॉइड्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो अपने सपनों को सच होते देखकर खुश हो रही थी। उसके लिए वहाँ पर हर एक चीज एक सपने जैसी थी, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ एंड्रॉइड्स बनाए जा रहे थे बल्कि ऑर्गेनिक लाइफ्स को भी बनाया जा रहा था, जैसे कि तितली और बिल्ली। अब यहाँ पर जब जुराटी सारी टेक्नोलॉजी को देख रही होती है तो तभी उसकी नजर एक मशीन पर पड़ती है जो ब्रेन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। इस टेक्नोलॉजी को डॉक्टर इनिगो ने डेवलप करा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जुराटी ये सब देखने के बाद फाइनली फैसला करती है कि वो इसी प्लेनेट पर रुककर ब्रूस मैडॉक्स के सपने और उसके काम को आगे बढ़ाते हुए आर्टिफिशियल लाइफ को आगे बढ़ाने का काम करेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सोजी की एक और बहन सागा रफी को एक डिवाइस देती है जिसकी मदद से रफी रियोस के शिप को ठीक कर सकती थी। और ये डिवाइस इतना ज्यादा पावरफुल था कि इस डिवाइस को हाथ में पकड़कर सिर्फ आपको सोचना होता था कि आपको क्या चीज ठीक करनी है और ये डिवाइस ऑटोमेटिकली उस चीज को ठीक कर देता था। अब डिवाइस मिलने के बाद रफी पहले तो पिकार्ड को गले लगाती है और उसे हर चीज के लिए थैंक यू बोलती है। अब पिकार्ड को थैंक यू बोलने के बाद रफी रियोस के साथ मिलकर उसके शिप को ठीक करने के लिए उसके शिप की तरफ निकल पड़ती है। अब एक तरफ तो रफी और रियोस को वापस आने में 1 दिन लगने वाला था, वहीं दूसरी तरफ सूत्रा ने भी अपने प्लान की शुरुआत कर दी थी। और अब हम देखते हैं कि सूत्रा सागा को नेरिक की सिक्योरिटी से हटाकर उसे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेने के लिए भेज देती है। और अब जैसे ही सागा ब्रेक लेने के लिए जाती है वैसे ही वो खुद नेरिक के पास जाकर उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें मारने की मेरी ख्वाहिश तुमसे मदद लेने की मजबूरी पे हावी हो जाएगी, मगर देखो तुम अभी भी जिंदा हो, तो बताओ तुम यहाँ से कैसे भागना चाहोगे। अब सूत्रा के इतना बोलने के बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सोजी की बहन सागा के चीखने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। और जैसे ही सागा की आवाज सबको सुनाई देती है वैसे ही सब लोग सागा के पास आ जाते हैं। और सोजी को भी जैसे ही सागा की आवाज सुनाई देती है वैसे ही वो भी भागते हुए सागा के पास आ जाती है। और अब जैसे ही सोजी सागा के पास आ जाती है तो वो देखती है कि नेरिक कैद से भाग चुका है और सागा की आंख में उसका ब्रोच धंसने की वजह से उसकी मौत हो गई है। और डॉक्टर इनिगो भी सागा को अपनी गोद में लेकर काफी ज्यादा फूट फूट कर रो रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सूत्रा और डॉक्टर इनिगो सागा की मौत के बहाने बाकी सभी एंड्रॉइड्स को वॉर के लिए भड़काने लगते हैं और सूत्रा के प्लान को ही आखिरी और इकलौता सेफ प्लान बताते हुए AIA की आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन को बुलाने के लिए कहने लगते हैं। अब जब सूत्रा और डॉक्टर इनिगो बाकी एंड्रॉइड्स को भड़का रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर पिकार्ड आ जाता है जो सभी एंड्रॉइड्स को ऐसा ना करने की सलाह देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा और फेडरेशन के सामने तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगा भी। पिकार्ड की बात सुनकर डॉक्टर इनिगो सभी एंड्रॉइड्स को कहते हैं कि जब मार्स पर हमला हुआ तो उसके बाद फेडरेशन ने पिकार्ड की बात नहीं सुनी थी और इस बार भी फेडरेशन पिकार्ड की बात नहीं सुनेगा, तो हमारे पास आखिरी रास्ता यही है कि हम AIA प्लेनेट की आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन को बुलाएं अपनी मदद के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर में सोजी भी सूत्रा को सपोर्ट करते हुए पिकार्ड से बोलती है कि पिकार्ड अब रोमुलेंस को सुपरनोवा से नहीं बचा पाए, इस बात का दर्द कम करने के लिए और अपनी महान इमेज को बचाने के लिए हमें मौत के मुंह में मत ढकेलो, हमें अपने लिए लड़ने दो और अपनी जान बचाने दो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सूत्रा के कहने पर 2 एंड्रॉइड्स पिकार्ड को ले जाकर कैद कर देते हैं और फिर उसके बाद जुराटी को भी कैद करने ही वाले होते हैं कि तभी जुराटी सभी एंड्रॉइड्स को भरोसा दिलाते हुए कहती है कि वो उनके साथ है एक माँ की तरह। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जुराटी इस समय झूठ बोल रही होती है और ताकि उसका झूठ कोई एंड्रॉइड पकड़ ना ले इसीलिए वो अपनी पल्स और अपनी धड़कनों पर पूरी तरीके से काबू कर लेती है। ये ठीक उसी तरीके से था जैसे लाई डिटेक्टर को चकमा दिया जाता है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉमोडोर ओ जो कि अब अपने असली रूप में आ गई थी और अब वो तालशियार की तरफ से जनरल नदार बनकर अपनी आर्मी के साथ 24 घंटे में कॉपिलस प्लेनेट तक पहुंचने वाली थी। और अब यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या है प्लेनेट AIA की आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन का असली मकसद और क्या नदार सभी तरीके की सिंथेटिक लाइफ को खत्म करने में कामयाब हो पाएगी या फिर सूत्रा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और भविष्यवाणी को सच करते हुए विनाशक बनकर यूनिवर्स की ऑर्गेनिक लाइफ को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या पिकार्ड इस होने वाली जंग को रोककर शांति स्थापित कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।